हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। हम लोग जैसा कि क्लास 11th में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंदर हम लोगों का टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जिसमें लास्ट टाइम हमने डिस्काउंट डिस्कस किया था। चलिए आइए अब शुरू करते हैं उसके आगे की कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हैं वाउचर, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं वाउचर क्या होता है। वाउचर एक एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये इंटरनली बनाए जाते हैं जनरली। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। जब हम गुड्स खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी बाय द गुड्स फॉर कैश, वी गेट अ कैश मेमो। इफ़ we buy on credit, we get an invoice. When we make a payment, we get a receipt. ये सब चीज़ें वाउचर होती हैं और इनके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज की जाती हैं। इसके बाद गाइज हमने लास्ट टाइम स्टॉक डिस्कस कर लिया था। स्टॉक गुड्स का ही पार्ट होता है। जो हमारे पास गुड्स होता है, उस गुड्स में से जो सामान अनसोल्ड रह जाता है उसको हम कहते हैं स्टॉक। एक पर्टिकुलर डेट को ये स्टॉक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेज किया 50 यूनिट और आपने सेल कर दिया 40 यूनिट, तो यहाँ पर जो 10 यूनिट बचेगा ये आपके लिए क्या होगा? स्टॉक। और जब हम इसे किसी पर्टिकुलर डेट को कैलकुलेट करते हैं तो वो डेट होती है जनरली, अगर 31 मार्च को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 31 मार्च को ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 2020 को ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, जिस दिन हम अकाउंटेंसी में जिस दिन हम स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन वो क्लोजिंग स्टॉक होगा और नेक्स्ट डे वही क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। सर स्टॉक किस किस चीज़ का हो सकता है? तो स्टॉक हमारे पास रॉ मटेरियल का हो सकता है, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है और फिनिश गुड्स का हो सकता है। ठीक है, रॉ मटेरियल कच्चा सामान, वर्क इन प्रोग्रेस आधा पका हुआ सामान, या जो पाइपलाइन में है, जो अभी बनना स्टार्ट हो चुका है लेकिन बना नहीं है, और फिनिश गुड्स जो बनकर रेडी हो चुका है उसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स, निर्मित माल। तो ये हो गया स्टॉक। चलो ये देख लेते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक यानी जिसे हम अकाउंट्स में इन्वेंट्री भी कहते हैं, is a measure of something is a hand on goods, spare and other items in the business. It is called stock in hand. In a trading concern, the stock on hand is the amount of goods which are laying unsold as the end of the accounting year. यहाँ पर आप accounting year. Guys, अब डेटर एंड क्रेडिटर क्या होते हैं इसको समझते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी लोग जानते हैं कि एक बिजनेस में गुड्स को परचेज भी किया जाता है और सेल भी किया जाता है, सेल्स भी होती है। तो इसी के रिगार्डिंग डेटर एंड क्रेडिटर बनते हैं। अगर हम परचेज की बात करें तो हम परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। मान लो आप परचेज करते हो और सेल भी करते हो। किसको करते हैं? 2%, ये एक्स है और ये Y। अगर X परचेज कर रहा है तो Y डेफिनेटली सेल कर रहा होगा। तो जब सेलर किसी सामान को, गुड्स को किसको देगा? X को देगा, तो X इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा? डेटर। जिससे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है वो पर्सन कहलाता है डेटर, और जिसको पैसा देना है वो कहलाएगा क्रेडिटर। तो सर क्रेडिटर कौन होगा? जिसको फ्यूचर में पे करना है। सर फिर डेटर कौन होगा? जिससे फ्यूचर में पैसा मिलना है। वाई रिसीव करेगा एक्स से, वाई रिसीव करेगा एक्स से, क्योंकि सेल किसने किया है? वाई ने। तो वाई ने इसको जब क्रेडिट सेल किया होगा तो इन फ्यूचर इससे वो पैसा लेगा। तो वाई के बिहाव पर एक्स क्या है? डेटर, और एक्स के बिहाव पर वाई क्या है? क्रेडिटर। तो सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि वाई डेटर भी बन जाए? यस, बन सकता है। वाई ने भी तो किसी से ख़रीदा होगा।
अगर वाई इस सामान को खरीद के ला रहा है होलसेलर से, तो होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होलसेलर अगर जेड है तो जेड यहाँ पर बन जाएगा क्रेडिटर और वाई बन जाएगा डेटर। यानी सिंपल सा फंडा है, जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है वो है हमारे डेटर और जिनको पैसा देना है वो है हमारे क्रेडिटर्स। चलिए आइए देख लेते हैं। तो डेटर कौन होते हैं? डेटर वो पार्टी, डेटर आर अ पर्सन एंड अदर एंटाइटीज, पर्सन और अदर एंटाइटीज यानी कोई कंपनी भी हो सकती है, हु ओए टू एन इंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जिन्होंने गुड्स उधार खरीदा है हमसे वो हमारे डेटर होंगे। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन एंड एंटाइटीज ऑफ द क्लोजिंग डेट इज शोन एज द बैलेंस शीट इन सन्ड्री डेटर। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे लोगों से खरीदा है सामान, जैसे कि वाई जो है एक्स को भी सामान बेचता है, वाई को भी इसके अलावा ए को सामान बेचता है, बी को सामान बेचता है, डी को सामान बेचता है। तो ये सारे के सारे पर्सन इसके क्या बन जाएंगे? डेटर। लेकिन इनको वो कंबाइंडली अपनी बुक में किस नाम से दिखाएगा? ये इनको सबको सेल किया। तो ये सब मिलकर यानी कि ये जितने भी आपको यहाँ पर पार्टीज दिख रही हैं, ये ए है, ये बी है आपका और ये सी है, ये सारी की सारी पार्टीज आपकी क्या बन जाएंगी? यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स किसके लिए बन जाएंगे गाइज? ये सन्ड्री डेटर्स हमारे वाई के लिए, यानी जिनसे हमको पैसा लेना है वो सारी की सारी पार्टीज हमारे लिए क्या होंगी? डेटर्स होंगी और उनको हम सन्ड्री डेटर्स के नाम पर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्रेडिटर्स वैसे ही हो सकता है, वाई बहुत सारे लोगों से खरीदता हो, जेड से खरीदता हो, LMNOP बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, इनसे वो खरीदता है अलग अलग जगह से सामान, तो वो सब उसके लिए क्या बन जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे इसने जेड से खरीदा, एल से खरीदा, एम से खरीदा, ये सब इसने सामान खरीदा है डिफरेंट पार्टीज से, तो ये सब इसके लिए क्या बन जाएंगे? ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे इसके क्रेडिटर होंगे। ये सारे के सारे लोग इसके क्या होंगे? क्रेडिटर होंगे। दे आर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनको हम कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनको कहते हैं विविध देनदार, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को उधार बेच सकते हैं और बहुत सारे लोगों से हम उधार खरीद सकते हैं। ये विविध लेनदार जिनको फ्यूचर में पे करना है और विविध देनदार जिनको उससे फ्यूचर में पैसा लेना है। तो आइए देख लेते हैं क्रेडिटर की डेफिनेशन। हु इज क्रेडिटर? क्रेडिटर आर द पर्सन एंड अदर एंटाइटीज who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods and services। उसने हमको कुछ गुड्स दिया है, सर्विस दिया है on credit। The total amount standing to the favor of such person and entities on the closing date is shown in the balance sheet sundry creditors on the liability side। क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी होंगे और डेटर हमारे एसेट्स होंगे। इसके बाद रिसीवेबल्स एंड पेबल्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स एंड पेबल्स जनरली डेटर का ही पार्ट होते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपने ये जो सामान बेचा है, अगर ये नोन पर्सन को बेचा है, तो जनरली हम कहते हैं जो नोन पर्सन होगा उसको यूँ समझ लीजिए, अगर कोई नोन पर्सन है तो वो डेटर बन जाता है, और अननोन पर्सन को हम जनरली क्या करते हैं? हम सामान बेचते हैं तो हम उससे एक प्रॉमिसरी नोट साइन करा लेते हैं। इसकी वजह से ये हमारे बन जाते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स डेटर का ही पार्ट होते हैं, लेकिन जनरली अननोन होते हैं। अब बेचने वाला अगर अननोन है या खरीदने वाला अननोन है तो सेल करने वाला भी अननोन होगा, डेफिनेटली दोनों अपरिचित होंगे। अगर इधर हम बात करें लेनदार साइड, तो यहाँ पर जो अननोन पर्सन होगा जिनसे हमने सामान खरीदा है, तो वो उनके लिए हम जो इशू करते हैं वो होते हैं बिल्स पेबल्स। बिल्स पेबल्स ये भी एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं और इसमें हम प्रॉमिस करते हैं। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का ही पार्ट है, यानी डेटर्स जैसे ही होते हैं क्या? बिल्स रिसीवेबल्स, और क्रेडिटर जैसे ही होते हैं बिल्स पेबल्स। लेकिन इसके लिए हमको जनरली
हम एक एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करते हैं जिसके बेस पर हम लोग फ्यूचर में या तो पेमेंट लेंगे या पेमेंट करेंगे। रिसीवेबल्स क्या होते हैं देखिए, अब बुकीज लैंग्वेज में रिसीवेबल्स द टोटल अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इज कॉल्ड रिसीवेबल्स एंड द कस्टमर फ्रॉम द मनी आर टू बी रिसीव्ड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर डेटर इफ अ बिल is accepted by the customer which they have to be pay, then it is called as bills receivables. In this way the total amount of debtor and bills receivable is collectively called receivables. और इन दोनों के अमाउंट को जो हमने यहाँ पर देखा है, अगर इन दोनों के अमाउंट को अगर हम टोटल कर देते हैं, अगर इन दोनों के अमाउंट को हम टोटल कर देते हैं यानी कि इसको ऐड कर लिया जाए अगर, तो ऐड करने पर जो अमाउंट आएगा इक्वल्स टू इन दोनों का जो टोटल होगा उसको हम नाम क्या देंगे, रिसीवेबल्स, और इन दोनों के टोटल को हम कहेंगे पेबल्स। कहीं समझ में आया? यानी कि अगर अननोन पर्सन को आप सामान बेच रहे हो तो वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। जनरली हम उससे प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट करवा लेते हैं रिटर्न में, और अगर हमने खरीदा है तो हम उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे तो वो बन जाएगा बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर का कंबाइंड अमाउंट कहलाएगा पेबल, और बिल्स रिसीवेबल्स एंड डेटर का कंबाउंड अमाउंट कहलाएगा रिसीवेबल्स, या इसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहा जाता है और इसको ट्रेड पेबल भी कहते हैं। तो पेबल्स क्या होते हैं जरा देख लीजिए यहाँ पर। पेबल्स, the total amount which is to be paid by the business is called payables, and the person from whom goods and bought on credit is called creditor. The bill drawn by the seller and accepted by the business is called bills payable. The total due amount of the creditor and bills payable is collectively called payables. इन दोनों का अमाउंट पेबल्स कहलाता है। गाइस रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अब जरा हम ये देख लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू वो अमाउंट जो हमें सेल के माध्यम से जो पैसा रिसीव होता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न बाय द सेलर, ये वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस ने अर्न किया है। दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न बाय द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कस्टमर्स कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मैनी बिजनेस आर, जैसे कि और क्या क्या पैसा आ सकता है हमको अपनी कमाई से, कमीशन से पैसा आ सकता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड मिल सकता है अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं, अगर आपने कोई चीज़ लीज पे दी है तो रॉयल्टी मिल सकती है, अगर कोई बिल्डिंग किराए पे दी है तो रेंट मिल सकता है। ये रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम, इसी को हम इनकम भी कहते हैं। यानी कि वो पैसा जिसमें हम, या वो कोई भी बिजनेस जिसमें हम डील कर रहे हैं उससे आने वाला पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। यानी वो सेल हो सकती है, कमीशन हो सकता है, हमारे लिए हमारी फीस हो सकती है, इसके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ रेवेन्यू होती हैं। एक्सपेंसेस वो खर्चा जो हमने रेवेन्यू अर्न करने में किया, यानी कि हम जब सेल कर रहे हैं तो हो सकता है हम साथ साथ में शॉप का रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस का पार्ट होती हैं। एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट इनकर्ड वाया बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, यानी सीधा इसका रिलेशन किसके साथ है, रेवेन्यू के साथ है। यानी आप जो रेवेन्यू अर्न करने में जो कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस, आर नोन एज एक्सपेंसेस। जैसे जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। द यूजुअल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस आर, जैसे डेप्रिसिएशन, हम जो एसेट्स नई खरीद के लाते हैं लेकिन वो हमेशा नई तो नहीं बनी रहेगी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है और उसको हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन एक कॉस्ट होती है, कहीं ना कहीं वो खर्चा है। किसी भी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपको कुछ एसेट्स खरीदनी पड़ती है और उन एसेट्स की वैल्यू कम होती है और उस वैल्यू के रिडक्शन को ही हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। इसके अलावा हम हो सकता है रेंट पे करते हों, वेजेस पे करते हों, सैलरीज पे करते हों, इंटरेस्ट पे करते हों, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन एक्सेट्रा, ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं। गाइस रेवेन्यू अर्न करने में खर्च किया गया पैसा हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस। यानी जो पर्सन रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए कुछ कॉस्ट हमको इनकर्ड करनी पड़ेगी और यही क्या बन जाते हैं, एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस तो समझ में आ गया, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर, इसका क्या अंतर है। एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? तो एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो लॉन्ग टर्म
एक्सपेंसेस कह सकते हो, या जो हमारा कहीं ना कहीं पैसा एसेट्स को परचेज करने में लगा हुआ है, इसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी देखा कि जो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, उस वैल्यू कम को होने के जिस रिडक्शन को हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं उसे हम एक्सपेंसेस कहेंगे, लेकिन हमने जो एसेट्स खरीदी है उसमें जो पैसा लगाया है वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर क्या है, जरा जाइए देखते हैं। Expenditure is a money or incurring a liability for some benefit, service or property received is called expenditure. Purchase of goods, purchase of machinery, purchase of furniture, etc. are example of expenditure. यानी फिक्स एसेट्स में किया गया खर्चा या फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए किया गया खर्चा एक्सपेंसेस की कैटेगरी में नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जीक्यूटेड विद इन अ ईयर इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। अगर कोई ऐसा खर्चा जो आपने खर्चा किया है लेकिन उसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिलेगा, या उस खर्चे का जो फायदा है या उस खर्चे से सिर्फ एक साल के अंदर ही हम उसका यूज करेंगे, इसके बाद वो बेकार हो जाएगी वो चीज, या कोई ऐसा खर्चा हमने किया है जिसका बेनिफिट हमको ओनली विद इन 1 ईयर होगा, इसके बाद उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसको हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलेगा, जैसे कि एसेट्स, तो उसे हम एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर द मोर देन 1 ईयर a year, it is treated as also an assets or also called capital expenditure such as purchase of machinery, furniture, etc. तो एक्सपेंडिचर सिंपल सी भाषा में यानी मोर देन 1 ईयर के लिए किया गया कोई खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिलेगा, तो वो एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं गाइस? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है लेकिन उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलेगा, यानी कि उसको हमने खर्च किया था इसलिए डेफर्ड यानी कि थोड़ा थोड़ा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या भविष्य में जिसका बेनिफिट आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। खर्च एक साथ हो गया, फायदा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, या डिले पेमेंट, जिस तरह डेफर्ड का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा या भविष्य में धीरे धीरे। तो जैसे कि हम किसी कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन के खर्चे होते हैं गाइस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे हैं, लेकिन इनका बेनिफिट जो होगा हमको कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। हमारी शॉप को हमने ओपन किया और इस पे जो खर्चा हो रहा है गाइस, वो खर्चा तो एक साथ हो रहा है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो आगे आने वाले सालों में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर कोई फी पे की, पे टू ब्रोकर, हमने ब्रोकर को कुछ पैसा दिया और उससे कहा कि हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा दो, तो उसने हमसे 50,000 रुपये लिए और 5 साल के लिए लाइसेंस दिलवा दिया। अब ये जो लाइसेंस उसने दिलवाया है ये 50,000 में दिलवाया और इसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा। अगर इसी चीज़ को आप P&L अकाउंट में एक साथ अगर डेबिट कर दोगे तो आपका पहले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी पहले साल की सेल्स हुई आपकी 60,000 की, उस पर कुछ एक्सपेंसेस हो गए 10,000 के। अगर आपने ये पूरा का पूरा उठा के अगर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी आपने यहीं पर अगर डेबिट कर दिए तो इससे क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो आपने एक साथ अगर 50,000 डेबिट कर दिए तो आप कहोगे नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लाइसेंस फीस है और इसका बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं। हमने देखा कि इसका बेनिफिट हमें कितने सालों तक मिलेगा? 5 साल तक। तो हमने इसको हर साल 10,000 इसको P&L अकाउंट में डेबिट करने का डिसीजन लिया है। तो ये जो खर्चा कहलाएगा, ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, ये 40,000 कहलाता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।